Assalamu alaikum friends. My name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Reign Season 1 Episode 20. तो let's start the video. किसके आगाज में फ्रांसिस क्रिस्टियन के सिपाहियों के हमरा क्लेस के करीब वाक़या अंग्रेज़ों के हमले की जद में आने वाली एक फ्रांसीसी चौकी पर पहुंचता है और फ्रांस के जख्मी फौजियों से अपना तारुफ करवाते हुए उन्हें अंग्रेज़ों की करीबी फौजी चौकी पर हमला करने की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको क्रिस्टियन की तैयार करदा सेना के साथ की तसल्ली देने लगता है। दूसरी तरफ कैथरीन के कज़न रोमन और होटेंजा की अचानक फ्रेंचाइल कोर्ट में आमद होती है, जिनके महल पहुंचने पर कैथरीन की अपने कज़न से मुलाकात के दौरान ही कैथरीन की अपनी कज़न होटेंजा, जो माजी बईद में हेनरी की माशूका रह चुकी थी, मगर हेनरी ने कुछ अरसा होटेंजा के साथ चक्कर चलाने के बाद ऐन मौके पर फ्लिप मारकर कैथरीन से शादी कर ली। जिसके बाद जहां एक तरफ होटेंजा ने कैथरीन के लिए दिली कदरत पाल रखी है, तो वहीं कैथरीन भी हेनरी के आशिक मिजाज रवैये की वजह से होटेंजा को अपना हरीफ ही तस्वुर करती है। उससे नोक झोंक और तानेबाजी शुरू हो जाती है। अभी कैथरीन और होटेंजा एक दूसरे पर तंज के तीर चला ही रही होती हैं कि इतने में मैरी, जिसे अभी चंद लम्हों पहले ही अपनी मां मैरी डिगीज का खत मौसूल हुआ था, वो भी कैथरीन के पास पहुंच जाती है और कैथरीन के चचाजाद कज़न से मिलने के बाद कैथरीन को अपनी मां के खत में मौजूद स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट फिरके के स्कॉटिश महल का घेराव करने की इतला देते और कैथरीन को मौजूदा हालात में मैरी डिगीज की स्कॉटिश महल से फरार के लिए पैसों की हाजत से आगाह करते हुए उससे माली मदद की इल्तिजा करने लगती है। लेकिन कैथरीन ढीले बहाने और ड्रामेबाजी से काम लेते हुए ढके छुपे अल्फाज में मैरी की मदद करने से इनकार करके इधर से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में मैरी क्रिस्टियन के जॉन प्रिवोक्स नामी किसी आदमी के जिम्मे कैथरीन के खुफिया खजाने, जिसे उसने हंगामी हालात में अपने बचाव के लिए कहीं छुपा कर रखा हुआ है, उसके सुराग लगाने का काम लगाते हुए जॉन प्रिवोक्स से अपने मकसद के हसूल की खातिर किसी मासूम का खून ना बहाने की तंबीह करने के बाद उसे यहाँ से भेज देती है। अगले सीन में जॉन प्रिवोक्स महल के चर्च में एक पादरी से अपने गुनाहों का इतराफ करने वाली कैथरीन के पास पहुंचता है और कैथरीन को बेहोश करने के बाद उसे अगवा करके अपने साथ किसी नामालूम जगह पर ले जाता है। यहाँ अपने मुस्तकबिल के शहजादे यानी फ्रांसिस के साथ अंग्रेजी चौकी पर हमला करने की गर्ज से अंग्रेजों की ज़ेरे कब्जा ज़मीन में घुसने वाले चंद फ्रांसीसी तरबियत याफ्ता फौजी और एक बड़ी तादाद में क्रिस्टियन के तैयार करदा सिपाही इंग्लिश सिपा के जवानों को अपनी तलवारों से काट डालते हुए दिखते हैं। इस लड़ाई के दौरान फ्रांसिस भी अपने दरीना दुश्मनों का मुकाबला कर ही रहा होता है कि इतने में एक इंग्लिश सिपाही पीछे से फ्रांसिस पर वार करने लगता है। इस बीच यहाँ मौजूद लीथ, जिसे ग्रीर से मोहब्बत करने के जुर्म में हेनरी की तरफ से फ्रांस की जंगी फौज में भर्ती होने की सजा मिली थी, उसकी निगाह इस बरतानवी सैनिक पर पड़ जाती है और वो इस हमला आवर अंग्रेजी फौजी को अपनी तलवार से चीर कर फ्रांसिस की जान बचाते हुए खुशकिस्मती से फ्रांसिस की नज़र में आ जाता है। दूसरी तरफ गैर मामूली तौर पर होशियार कैथरीन को होश में आते ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसे मैरी की जानिब से अगवा करवाया गया है, जिस वजह से कैथरीन अपनी आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद अपने करीब अपने किडनैपर की मौजूदगी को भांप कर अपने नजदीक मौजूद जॉन प्रिवोक्स को अपने अपहरण की साजिश बुनने वाले की तयशुदा रकम की दुगनी कीमत अदा करने की लालच देते हुए उसे खुद को बंदी बनाने का हुक्म देने वाले का सर लाकर देने का बोलने लग जाती है। तीसरी तरफ होटेंजा को अपने हुजरे के बाहर से मिले एक मकतूब से कैथरीन के अगवा होने का पता चलता है, तो वो फौरन मैरी के पास जाती है और उसे कैथरीन के नामालूम अगवाकारों की जानिब से कैथरीन की रिहाई के लिए आने वाली भत्ते की डिमांड से आगाह करने के बाद अपने भाई रोमन तक पहुंचे कैथरीन की ईयररिंग वाले कटे हुए कान को देखने के बावजूद मैरी को मेडिकी फैमिली की किडनैपर्स को तावान अदा ना करने वाली पॉलिसी से मुतला करते हुए उसे कैथरीन को छुड़वाने के लिए एक ढेला भी खर्च ना करने का इंदिया देकर यहाँ से चली जाती है। चौथी तरफ बैश, कैना और लोला का शोहर लॉर्ड जूलियन महल के बाहर मौसमी बर्फबारी से लुत्फ उठाते और एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं। जिस बीच यहाँ करीब ही मौजूद लोला, जिसकी प्रेगनेंसी अब नुमाया होना शुरू हो चुकी होती है, उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ पड़ती है, जिस पर लॉर्ड जूलियन लोला को लेकर महल की किसी नर्स को दिखाने की गर्ज से फौरन उसे महल के अंदर ले जाता है, जहाँ नर्स एग्नस लोला का रूटीन चेकअप करने के बाद लॉर्ड जूलियन को जच्चा बच्चा दोनों की खैरियत से होने की तसल्ली देकर इधर से चली जाती है। यहाँ जॉन प्रिवोक्स मैरी को कैथरीन के मैरी पर उसे किडनैप करवाने का शुबा जाहिर करने और उसकी अगवाकारी की साजिश बुनने वाले का सर काट कर लाने के बदले में खुद को कैथरीन की किडनैपिंग के लिए मिली रकम की दुगनी कीमत की पेशकश की इतला देते हुए कैथरीन का शक किसी और की तरफ डाइवर्ट करने की गर्ज से मैरी को किसी ऐसे शख्स का कत्ल करवाने का इंतखाब करने का बोलने लगता है जो वाकई ही किसी जुर्म का कसूरवार हो।
इस पर मैरी, जिसे होटेंजा से कैथरीन के अपहरण के सिलसिले में बातचीत के दौरान होटेंजा से मिलने वाली धमकी से 17वीं किस्त में फ्रांस के एक तवाइफ खाने में अपने हम वतन बाशिंदों के कत्ल वाले वाकया में कैथरीन के साथ साथ होटेंजा के मुलविस होने का इशारा मिल चुका होता है, वो होटेंजा से अपने हम वतनों के खून का बदला लेने की खातिर जॉन प्रोवोक्स के हाथों होटेंजा का सर कटवाने और उसे कैथरीन के अगवाकारी की मास्टरमाइंड जताते हुए होटेंजा का सर जॉन प्रोवोक्स के हाथों कैथरीन को भिजवा देती है। और फिर जॉन प्रोवोक्स के जरिए कैथरीन के खुफिया खजाने का पता जानने और जॉन प्रोवोक्स को उसका तयशुदा हिस्सा देने के बाद मरहूम होटेंजा के खिदमत गुजार सिपाहियों से अपनी वफादारी की शपथ लेकर जॉन प्रोवोक्स को उन लोगों का सरबराह बनाते हुए उन्हें कैथरीन से बड़ी मनसूबाबंदी से हासिल करदा खजाने को अपनी मां की मदद में स्कॉटलैंड भिजवाने का काम सौंप कर फ्रांस से रवाना कर देती है। दूसरी तरफ कैद से आज़ाद होने के बाद कैथरीन, जिसे अभी भी मैरी पर अपनी किडनैपिंग करवाने का शक होता है, उसे जब महल के गार्ड्स के जरिए मैरी और होटेंजा के कमरों की तलाशी के दौरान अपने कजन रोमन के हाथों मैरी को कैथरीन के शक के दायरे से निकालने की गर्ज से जॉन प्रोवोक्स की तरफ से होटेंजा के हुजरे में रखा गया ये खत मिलता है, जो बड़े वाज़ेह अंदाज में होटेंजा को उसके अपने शोहर के कत्ल करवाने के सिलसिले में अपने खामन के कातलों के मकरूज होने और होटेंजा के उन नामालूम पैसा लेकर कत्ल करने वालों के हाथों ब्लैकमेल होने की निशानदेही करता है। उसे पढ़कर बिला आखिर कैथरीन के ख्यालात का इस बात पर इत्तफाक हो जाता है कि शायद किस्त की शुरुआत में खुद से किसी फंड के हसूल की खातिर रोमन के हमरा फ्रंचालकोट आई होटेंजा ने ही पैसों की खातिर उसे अगवा करवाया था। दूसरी जानिब जब लोला को पता चलता है कि लॉर्ड जूलियन ने उसके खानदानी बैंकर्स पर शदीद दबाव डालकर उसके जहेज की कीमत वसूल की है, तो वो जूलियन की इस हरकत पर कुछ परेशान सी हो जाती है, जिस पर लोला के करीब मौजूद गरीर जूलियन की लोला के दहेज की रकम वसूल करने की उजलत को जूलियन की कोई मुमकिन मजबूरी साबित करते हुए लोला को पुरसकून करने की कोशिश करने लगती है। तीसरी तरफ कैना को जूलियन की गैर मुतवक्का हरकत के मतलब लोला की तशवीश का पता चलता है, तो वो बैश के पास जाती है और उसके ज़िम्मे जूलियन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का काम लगा देती है, जिस पर बैश अगले सीन में जूलियन की निजी सरगर्मियों की मालूमात इकट्ठी करके कैना के पास आता है और उसे ये बताते हुए कि लॉर्ड जूलियन बगैर किसी साजो सामान और सिपाहियों के आज रात अकेले ही शिकार पर निकलने का इरादा रखता है। कैना के सामने जूलियन पर लोला के जहेज की कीमत के हमरा महल से फरार होने का खदशा जाहिर करने लग जाता है। इसके बाद कैना लोला के पास जाकर लोला को लॉर्ड जूलियन के लोला के दहेज की रकम के हमरा फ्रांस से फरार होने के इरादे से आगाह कर देती है, जिस पर जूलियन की मोहब्बत में गिरफ्तार लोला ये जानने के बावजूद कि जूलियन उसे छोड़कर जाने की तैयारियों में जुटा है, अपने सामने अकेले शिकार पर जाने का नाटक करने वाले जूलियन को नहीं रोकती और उसे खुद से दूर जाने का अधिकार देकर यहाँ से भेज देती है। मगर फिर महल से रवानगी के ऐन वक्त लॉर्ड जूलियन, जिसके मन में लोला के साथ शादी के बाद से ही लोला के लिए प्यार के जज्बात उभर चुके होते हैं, उसका ज़मीर जाग पड़ता है और उसे जकड़कर अपनी मोहब्बत के पास ले जाता है, जहां जूलियन लोला को अपने ख़ानदानी सरमाए को खोने का वाक़या सुनाते हुए अपनी मौजूदा गुर्बत की पसे पर्दा कहानी को भी लोला के गोश गुजार कर देता है, जिसे सुनने के बाद लोला अपने महबूब यानी जूलियन का साथ पाने के बदले में उसके साथ किसी भी हाल में गुजारा करने के कोलो करार करती नजर आती है। इसके बाद किसके आखिरी सीन में फ्रांसिस अपने सिपाहियों के हमरा एक जंगी हरबे को बरूए कार लाकर अंग्रेजों की जंगी चौकी को तबाह करने में कामयाब तो हो जाता है, मगर फ्रांसिस के जंगी दाव को पाया तक मेल तक पहुंचाने के दौरान गरीर का आशिक लीथ अंग्रेजों की गोलाबारी से शदीद जख्मी हो जाता है। लीथ को जख्मी देखकर फ्रांसिस लीथ के पास जाता है और जख्मी लीथ को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब लीथ फ्रांसिस के सहारे के बावजूद भी अपने घाव तथा वजूद को हिलाने और ख़ुद को इस डेंजर जोन जहां दुश्मन के दोबारा कभी भी पलट कर वार करने का खतरा है वहां से निकालने के सिलसिले में कोई कोशिश नहीं करता, तब फ्रांसिस लीथ से उसके ज़िंदगी से मायूस होने की वजह पूछने लगता है, जिसके जवाब में जब फ्रांसिस को लीथ की बेहसियत एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की से मोहब्बत करने की गलती का पता चलता है, तो वो बतौर एक जानशीन शहजादे के लीथ को धन दौलत और ज़मीनों से नवाजने की यकीन दहानी करवाकर लीथ की मरहम पट्टी करवाने की खातिर उसे अपने साथ किसी महफूज मकाम पर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 21वीं एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।